हेलो। तो कैसे हो भाई आप दोस्तों? तो भाई स्वागत है आपका अपने चैनल विविध वैदिक वे में। और जो ये क्लास होने वाली है, आप जब देखना, जब आप कोई काम कर रहे हों या आप बैठ के न पढ़ने की स्थिति में हो, उस समय खाली के समय में ये वीडियो देखना बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि हम इसमें करने वाले हिंदी साहित्य खाली वर्बली। मेरे पास किताब है पूरी, और इसमें अप टू डेट क्वेश्चन है 2025 तक के, यूपी के हों या बिहार के हों, जो भी ऑलरेडी हम पेपर हुए हैं वो हम सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और बड़े सीक्वेंस से, एक विस्तार से, क्रम से पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे जो पहला क्रम है इसका, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जो प्रश्न आए हमारे एग्जाम में, या यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, जिस भी एग्जाम में प्रश्न आए उनको हम देखेंगे। तो भाई प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या बोलता है, जो रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल और रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? इन सभी के अनुसार हिंदी के लोक कवि कौन को इन सभी इतिहासकारों ने लोक कवि माना है? तो भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा घाघ। कौन है? घाघ जी। अब घाघ को हम कैसे याद करेंगे, आप मन में सोचिए। सभी ने, सभी इतिहासकारों ने, तो सभी अक्षर समान, तो घ और घ, घाघ, ऐसे आप याद कर सकते हो। हम ऑन द स्पॉट ट्रिक बनाएंगे जो कि हमारे माइंड में आएगी, वो हम ट्रिक बनाते चलेंगे और आपको याद करवाते चलेंगे, और इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है। तो भाई घाघ को लोक कवि की संज्ञा दी गई है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में घाघ के संबंध में थोड़ा बहुत उल्लेख शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, ये आ चुका है। शिव सिंह सरोज किसका ग्रंथ है? शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है। ठीक है। और तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर में इनका उल्लेख किया है। कौन का? घाघ जी का। ठीक है। तो भाई सभी ने, इतिहासकारों ने कौन को लोक कवि माना है? घाघ जी को माना है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में क्या बोला है वो देखिए। बाबू गुलाब राय की रचना है। बाबू गुलाब राय की रचना है। अब बाबू गुलाब राय की कौन सी रचना है? बाबू गुलाब राय की इसमें रचना दे रखी है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। किसका? हिंदी साहित्य का सुबोध। अब इसे कैसे याद करेंगे? बाबू गुलाब राय से हिंदी साहित्य का सुबोध। सुबोध, बोध, बोध मतलब बोध क्या होता है? जब आपको अच्छी महक आए, अच्छी सुगंध आए, अच्छा वातावरण हो, तो भाई हमें किसी का बोध हो जाता है। ऐसी गुलाब की जो महक होती है बहुत अच्छी होती है। ऐसे हम याद कर लेंगे बाबू गुलाब राय का मतलब सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ऐसे हम जोड़ के याद कर सकते हैं। कोई कहानी बना के माइंड हमारा अच्छे से याद कर लेता है। तो क्या होगा? गुलाब की क्या होती है? महक होती है। महक आने से हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने से हमें क्या हो जाता है? बोध हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास हो जाएगा। ठीक है। ये आपको याद हो जाएगी जीवन भर, भूलोगे नहीं। और ये दोनों प्रश्न जो मैंने बताए हैं ये आपके बीपीएससी में आए हुए हैं। जो TRE 3 हुआ है बीपीएससी का, बिहार में जो टीचिंग एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें ये प्रश्न आए हुए हैं दोनों। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा विस्तार से हम जान लेते हैं। बाबू गुलाब राय द्वारा रचित हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास एक आलोचनात्मक कृति है। यह सन 1938 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के विकास को विभिन्न कालखंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। किसकी है? हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी किताब लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी भी किताब है। अगर खाली पूछ रहे हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखा है, सिंपल सीधी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सबसे जो पहला नाम आपके माइंड में आना चाहिए वो है रामचंद्र शुक्ल जी। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे प्रश्न आपको देखने को ये मिल जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस लेखक ने लिखा है। तो इसका आंसर होगा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है? साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। जो साहित्य है, जो उसका लेखन है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है, उसकी सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? उस पद्धति के बारे में बात हो रही है। बताइए साहब कौन सी पद्धति हो सकती है वो? मैं आपको बता देता हूँ, वो है विधेयवादी पद्धति। कौन सी है? विधेय। विधेय माने एक नियम। भाई कौन सी विकसित होगी? भाई हमारे आधुनिक काल में, इतिहास में विकसित किसे मानेंगे? इसका कोई नियम हो, लॉ हो, विधेय हो, तो कौन सी होगी? विधेयवादी पद्धति होगी। इसमें वैसे ऑप्शन में आपको कालाक्रमणी पद्धति दे रखी है, वर्णाक्रम दे रखा है, पर जो विधेयवादी पद्धति है वो सबसे लोकप्रिय है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो ये पद्धति है इसके जनक कौन है? तैन माने जाते हैं। ये जनक है फ्रांसीसी विद्वान तैन माने जाते हैं। अब इन पद्धतियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आती है कालानुक्रमी पद्धति, जो मैंने बताया था इसमें ऑप्शन है। अब ये कालानुक्रमी पद्धति है। इस पद्धति में रचनाकारों का परिचय उनके जन्म वर्णानुसार दिया गया है। मतलब
जो रचनाकार हैं उनके जन्म के अनुसार इसका परिचय दिया हुआ है कालानुक्रम में। और जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथों में इस विधि का प्रयोग किया है। ये प्रश्न भाई साहब आ सकता है। कौन सा? कि जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं ने कौन सी पद्धति का यूज किया था? वो क्या था? कालानुक्रम पद्धति का। किसका? कालानुक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। अब एक पद्धति इस 30 में ऑप्शन में कौन सी थी? वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम। अब इस पद्धति का क्या होता है? इस पद्धति में रचनाओं का परिचय उनके नाम के वर्ण क्रमानुसार दिया जाता है। यह साहित्य इतिहास के लेखन की सर्वाधिक दोषपूर्ण प्रणाली है। ये सर्वाधिक दोषपूर्ण पूछ लेते कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला है? अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। अपभ्रंश का और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद कौन सा है? जिस छंद का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, सबको मालूम होना चाहिए, दोहा है। क्या है? दोहा। दोहा। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का सबसे बहुत ही प्रसिद्ध छंद दोहा है। अपभ्रंश को क्या बोलते हैं? दोहा बंद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रंश को दोहा बंद भी हम बोल देते हैं भ्रंश को। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला है? मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा है? जो मध्य भारतीय आर्य भाषा थी हमारी, उसके अंतिम रूप की बात हो रही है कि उसका भाई अंतिम रूप कौन सा है? जो भाई हमारी आर्य भाषा थी उसका अंतिम रूप था अपभ्रंश। कौन सा था? अपभ्रंश था उसका अंतिम रूप। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अपभ्रंश भारतीय आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। ये हमारे साहित्य के आने से पहले क्या थी? उत्तर भारत में बहुत ही जीवंत भाषा थी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। क्या है? अंतिम अवस्था है, जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? जो अशोक हैं उसने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मतलब कौन सी प्राकृत इसका प्रयोग उन्होंने किया था? वो था भैया मागधी प्राकृत। कौन सा था? वो था मागधी प्राकृत इसका उन्होंने प्रयोग किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से प्राकृत मागधी भाषा में लिखे गए हैं। इनकी लिपि ब्राह्मी व खरोष्ठी है। ये भी आ सकता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं, सामान्य प्रश्न आ चुका है कि भाई अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में लिखे गए हैं? वो भाई साहब ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। मध्यकालीन भाषाओं में संयुक्त रूप से प्राकृत भाषा कहा जाता है। मध्यकालीन भाषाओं को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? प्राकृतिक भाषाएं बोलते हैं, प्राकृत भाषा बोलते हैं, जिसमें से मागधी भाषा अधिकतर शिलालेखों की मुख्य भाषा है। अगर कोई पूछ ले भाई शिलालेखों की मुख्य भाषा कौन सी है, तो कौन सी होगी? वो ध्यान रखना, वो होगी मागधी भाषा। कौन सी होगी? वो मागधी भाषा होगी। ठीक है मेरे भाइयों। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? उपभाषा की बात हो रही है। जो शौरसेनी अपभ्रंश था उससे किस उपभाषा का? अब ऑप्शन दे रहे बंगला, पंजाबी, राजस्थानी, बिहारी। ऑप्शन एलिमिनेशन करें, बंगला तो है नहीं, पंजाबी नहीं, बिहारी नहीं, तो कौन सी होगी? राजस्थानी इसका आंसर हो जाएगा। शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। इसकी 4 बोलियां राजस्थानी की। कौन सी बोलियां हैं? 4। अब 4 आपको क्षेत्र वाइज याद होनी चाहिए। क्षेत्र वाइज, जैसे मारवाड़ी पूछ ले तो पश्चिमी हो गई, और मेवाती पूछ ले ये उत्तरी है। उत्तरी में का दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्र में। अब ढूंढाड़ी होती है, ढूंढाड़ी, जिसे जयपुरी भी बोलते हैं। ढूंढाड़ी बोली, ये क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में कि ढूंढाड़ी या जयपुरी, ये पूर्वी राजस्थान में बोली है। अब पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जयपुर आएगा, अजमेर आएगा, कृष्णगढ़ आएगा। अब चौथे नंबर पर आती है हमारी मालवी। चौथे पे आती है मालवी, जो कहाँ बोले? दक्षिण। ये भी प्रश्न आ चुका है कि दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, तो उसका नाम है मालवी। या कुछ क्षेत्र दे देगा, उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम, ये कहाँ है? ये मालवी भाषा के क्षेत्र हैं। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है? प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम। निम्नलिखित कथन को किसने कहा है? इस कथन को किसने कहा है भैया? प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम। ये है पूरा वाक्य। अब इसको, ये कथन है, किसने कहा है कथन? और भाई साहब ये जो प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आपका, ये जो मैं
3-4 प्रश्न करवा रहा हूँ लगातार, 5 से लेकर ये 8वें प्रश्न तक। ये यूपी पुलिस का जो रेडियो ऑपरेटर पेपर हुआ है उस परीक्षा में आ चुके हैं, और ये प्रश्न आने की संभावना इसकी बहुत बहुत ज़्यादा है सही में, क्योंकि ये कथन दे दिया है बहुत ही फेमस। और ये कथन आपको बता देता हूँ, ये आचार्य हेमचंद जी ने गाया और पहली बार ये क्वेश्चन आया है। कौन ने लिखा है? आचार्य हेमचंद ने। अब हम आचार्य हेमचंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आचार्य हेमचंद कौन है? आचार्य हेमचंद एक महान गुरु हैं, समाज सुधारक हैं, धर्माचार्य हैं, गणतज्ञ हैं एवं मनीषी थे। कौन थे? मनीषी थे। तो भाई अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, नहीं 9 की ओर, सॉरी 8 हमारा हो गया, अब 9 पे चलते हैं। 9 में क्या बोला है? अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है? जो अपभ्रंश साहित्य है उसका पहला संपादक, सबसे पहले संपादक कौन है भाई साहब, ये बताइए भाई। आपको बताता हूँ, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर रिचर्ड पिसेल, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर हरदेव बिहारी। और भाई साहब ये प्रश्न पहली बार आए हुए हैं परीक्षाओं में, क्योंकि जो मेरे पास एक किताब है ये पूरा दिखा देती है कि कौन सा प्रश्न कितनी बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका है, मतलब पूरा स्कैन कर रखा है इस किताब ने कि भाई कोई प्रश्न कितनी बार, कौन कौन साल कितनी बार आ चुका है। ठीक है, तो भाई जो ये प्रश्न बताने जा रहा हूँ मैं रेडियो ऑपरेटर के, इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे हिंदी के जो पहली बार पूछे गए। अब जब पहली बार पूछे गए तो संभावना ये बनती है कि दूसरी बार ही पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि और प्रश्न जो आसान वाले हैं वो रिपीटेड हैं, तो ये भी तो रिपीटेड होंगे भाई। जब ये रिपीटेड हो जाएंगे, 4-5 बार पूछ लेंगे तो ये प्रश्न भी ईजी हो जाएंगे सबके लिए। तो भाई अभी ये प्रश्न सबकी दृष्टि में हार्ड है, बताइए। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। अपभ्रंश साहित्य के पहले संपादक हैं कौन? डॉक्टर रिचर्ड पिसेल, रिचर्ड पिसेल। ठीक है जी। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, डॉक्टर रिचर्ड पिसेल के बारे में। ये इनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं इसमें। अब जो डॉक्टर ग्रियर्सन है उनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन हिंदी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किताब लिखी। अगर कोई पूछ ले ये किताब कौन लिखी, कौन सी किताब? हिंदी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये लिखी है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। और इसमें दूसरा ऑप्शन था डॉक्टर नामवर सिंह का। किसका? डॉक्टर नामवर सिंह का। ये छायावाद, इतिहास और आलोचना, आलोचक के मुख्य से इत्यादि, ये इनकी कृतियाँ हैं। एक छायावाद, इतिहास और आलोचना, और आलोचक के मुख्य, ये इनकी कृतियाँ हैं कुछ। आप देख लेते हैं डॉक्टर हरदेव बिहारी की। इन्होंने क्या क्या लिखा है? इन्होंने राजभाषा शब्दकोश, राजभाषा शब्दकोश और प्रसाद काव्य विवेचन, प्रसाद काव्य विवेचन। और क्या लिखा है? हिंदी साहित्य की रूपरेखा। अगर पूछ ले भाई हिंदी साहित्य की रूपरेखा कृति किसकी है, तो डॉक्टर हरदेव बिहारी जी की है। राजभाषा शब्दकोश कौन सा है? हरदेव बिहारी। ठीक है, और प्रसाद काव्य विवेचन ये भी हरदेव बिहारी जी का है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोला है हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है? मतलब हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है। अब ये बड़ा इजी प्रश्न है, ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखा है डी, संयुक्त काल। संयुक्त काल नाम से कोई काल नहीं होता है मेरे भाइयों। काल जो होते हैं वो हैं 4, एक है आदि काल, एक है भक्ति काल, और एक है रीति काल, और एक है आधुनिक काल। ठीक है, आदि काल का जो विस्तार है कब से कब तक हुआ? 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक। भक्ति काल का 1375 से 1700, रीति काल का 1700 से लेकर 1900, और आधुनिक काल का 1900 से लेकर अब तक, या पेपर मार सकते 1950 के आसपास मतलब आधुनिक काल। ठीक है, वो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दोगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 11 की ओर। 11 में क्या बोला है आपसे? 11 में आपसे बोला है भैया हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में, मैंने अभी बताया पिछले बार क्वेश्चन में, ये कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में। ये प्रश्न भी आपका वीडियो में आ चुका है 18 में, और 7 में DRDA में आ चुका है। ठीक है, अब ये मैंने बता ही दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है तथा इनका काल विभाजन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक वैज्ञानिक है एवं प्रमाणिक माना जाता है। किसका माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का विभाजन किया है वो सर्वाधिक प्रमाणिक है। ठीक है, और इनके अनुसार वही बता रखा है, बस 1900 से लेकर 1984 तक इन्होंने आधुनिक काल कर रखा है। वैसे अब तक ही चल रहा है आधुनिक काल। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 पे आ चुके हैं, और ये 12 वाला प्रश्न है, ये 5 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 14 में, 17 में, 5 में, 21 में और 2019 में। ये 5 बार आ चुका है परीक्षाओं में। अभी इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था?
इससे पहले मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, सिंपल है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आगे हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, बताइए सब। हिंदी साहित्य की भूमिका इसके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब कैसे याद करोगे भाई, हिंदी साहित्य हजारों लोगों ने लिखा है, जो भूमिका है उसके हजारों लोगों ने दी, तो क्या कर लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से ट्रैक बना के हम इसे याद कर सकते हैं छोड़ के। हिंदी साहित्य की भूमिका भाई बहुत लोगों ने लिखी है, बनाई है भूमिका, अपनी अपनी भूमिका दी, हजारों लोगों ने दी है, तो क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है भाई, जो ट्रिक बनेगी वो बनाते जाएंगे हम, जो नहीं बनेगी उसे सीधा सीधा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अब कुछ इस प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, वो मैंने बता दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और चिंतामणि कौन लिखी, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। हिंदी शब्द सागर रामचंद्र शुक्ल। शब्द सागर किसने पार किया था भाई, रामचंद्र जी ने तो सागर पार किया था, तो ये ट्रिक भी बन गई। हिंदी शब्द सागर किसने पार किया था, रामचंद्र शुक्ल जी ने सागर पार किया था, तो ये ट्रिक आपकी बन चुकी है। चिंता कौन की थी, कि भाई उस पार पहुंचने की चिंता थी श्री रामचंद्र जी को। चिंतामणि कौन की होगी, रामचंद्र शुक्ल। ऐसे हम याद कर सकते हैं, चिंता थी, चिंतामणि, क्या किया, सागर पार किया, तो शब्द सागर, ऐसे याद आपको हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, ये थी रामचंद्र शुक्ल की। अब देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कुछ अंजलि, इन्होंने अंजलि लिखी है। अभिशाप, निषीद, जौहर, चित्तौड़ और पिता, इनकी कृतियां हैं कुछ। किसकी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वहाँ रामचंद्र हैं और यहाँ राम कुमार हैं, और चंद्र में और कुमार में बहुत अंतर है। चंद्र है भगवान रामचंद्र, कुमार हैं भैया कौन, इंसान। ठीक है, तो ऐसे आप अंजलि, अभिशाप इंसान होना क्या है, अभिशाप है भैया, आज के जीवन में, आज के आधुनिक भारत में क्या अभिशाप है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो जोड़ के यार। ठीक है, अब इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी देखा है। अब इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका है, सूर साहित्य है, और अशोक के फूल हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नाद संप्रदाय, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। अब एक ऑप्शन और भी है, रामविलास शर्मा। इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने प्रेमचंद्र और उनका युग, इन्होंने प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है और उनके युग के बारे में लिखा है, रामविलास शर्मा जी। प्रगति और परंपरा, इन्होंने प्रगति और परंपरा के बारे में लिखा है। भाषा और समाज, मतलब ये कुछ दो मुद्दों को जोड़ के चल रहे हैं, दूसरे को देख के। प्रेमचंद के लिखा है ना, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, भाषा साहित्य और संस्कृति, तो दो जगह आ रही हैं, भाषा साहित्य और संस्कृति, ये भी जो जोड़ दिया। भाषा और समाज, तो ये का रामविलास, ये दो चीज़ों को जोड़ के लिख रहे हैं, तो इसे में आप याद कर लेना, एक जैसी इनकी कृतियाँ हैं, आसानी से याद हो जानी चाहिए आपको। ठीक है भाई, अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या बोला है, आदिकाल का संभावित समारंभ कौन सा माना गया है। अभी मैंने बताया था आदिकाल सबसे पहला काल है 1050। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1375, 1900, 1700। आप ऑप्शन से काट दोगे भाई, आदिकाल सबसे पहले 1050 में स्टार्ट हुआ था। पूर्व मध्यकाल कब स्टार्ट हुआ था, 1375 में। मध्यकाल कब हुआ था, 1700 में। मध्यकाल को क्या बोलते हैं, रीतिकाल बोलते हैं, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल बोलते हैं, और आधुनिक काल को क्या बोलते हैं, गद्यकाल भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की ओर। अब प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला है, 14 में बोला है आपके भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। भाई साहब, जो भक्ति काल है ना, उससे क्या बोला गया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है, बताइए सर। स्वर्ण युग किसने कहा है, हिंदी जो भक्ति काल है वो क्या है, श्याम सुंदर दास। अब भाई, अब क्यों कहेंगे स्वर्ण युग, श्याम भक्ति में किसकी, भाई भक्ति काल में कृष्ण जी की, सूरदास जी ने बहुत अच्छी मतलब भक्ति वात्सल रस दिखाया उनके प्रति। ठीक है, किसने, सूरदास जी ने बहुत कृष्ण जी की प्रशंसा करी है, बहुत तारीफ़ें करी हैं, बहुत ही पुल बांधे हैं। तो भाई श्याम जी तो बोलेंगे भाई स्वर्ण काल है, भाई मेरी तारीफ हुई है उसमें, श्याम की तारीफ हुई है, श्याम ही तो बोलेगा भाई मेरे लिए स्वर्ण काल। ऐसे आप ट्रिक है भाई, ये ऐसे आप ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो। ठीक है ना सर, मैंने भाई ऐसी ट्रिक बना ली है। ठीक है, कि भाई श्याम सुंदर दास से ही कर सकते हैं इस काम को, बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या है। ठीक है, अब इनकी कुछ कृतियाँ देख लेते हैं, कृतियाँ कुछ ज़्यादा देनी रखी। अब प्रश्न नंबर 15 को चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 15 और जो मैंने इससे 3 प्रश्न पहले कराए, कौन कौन से कराए, एक तो कराया था मैंने आदिकाल का समय, ये आपका यूपीएसआई में आ चुका है।
अब इससे पहले कराया था भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। ये भी आपका एक 2021 में आ चुका यूपीएससी में। अब ये भी करवा रहा हूँ, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? अब पूर्व मध्यकाल क्या भैया, क्या होता है पूर्व मध्यकाल बताओ? पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को ही तो बोलते हैं। जब मैंने बताया था इसमें 1050 से लेकर 1375 तक का आदिकाल है। अब 1375 से क्या होगा हमारा स्टार्ट? भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल कह लो या भक्ति काल कह लो। और मध्यकाल किसे बोलते हैं? रीतिकाल को। ठीक है, गद्यकाल किसे बोलते हैं? आधुनिक काल को। ये आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अब बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर मुझे लग रहा है भाई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ठीक। 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक क्या है? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को क्या बोलते हैं हम? भक्ति काल। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर आपके 15 प्रश्न हो चुके हैं भाई। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। अब प्रश्न नंबर 16 में क्या बोला है? पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। बताओ आगे ना आ गया। अभी क्या पूछा है इन्होंने? पूर्व मध्यकाल का समय 1375 से लेके कब तक? 1700 तक। अब क्या पूछ लिया? पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। बताइए सर। अभी बताया मैंने, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से जाता है? भक्ति काल के नाम से। और सबसे बड़ी बात है भैया, ये यूपीएससी में आ चुका है और बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी प्रश्न आ चुका है और इससे पहले वाले भी प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न आपके आए हुए हैं भैया, तो देख लीजिए। ठीक है ना, और समझ लीजिए। तो भाई आपको सभी जो 4 कालखंड है उनका समय आपको याद होना चाहिए। टिप्स पर, वैसे नहीं, टिप्स पर बिल्कुल याद होना चाहिए, एक एक बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, अब चलते हैं। हाँ, और भाई साहब जो आदिकाल है उसे हम वीरगाथा काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीरगाथा काल। जो मध्यकाल है उसे हम रीतिकाल बोलते हैं। आधुनिक काल को हम गद्यकाल बोलते हैं। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न नंबर 17 में क्या बोला है? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया? जो भाई हिंदी साहित्य का था, उसका कालों का जो विभाजन था, उसकी सबसे पहले हिम्मत किसने दिखाई थी? ये मुझे बता दो भाई, ये आपसे पूछा गया है। वो थे डॉक्टर ग्रियर्सन। कौन थे? डॉक्टर ग्रियर्सन। उन्होंने गियर डाला और बना दिया पूरा काल विभाजन। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। कौन थे? डॉक्टर ग्रियर्सन। इन्होंने क्या किया था? हिंदी साहित्य में काल विभाजन का सर्वप्रथम जो प्रयास था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है, क्या है। ये ब्रिटिश नौकरशाह तथा बहुभाषाविद, इन्हें बहुभाषाओं को ज्ञान था, बहुभाषाविद थे। ये बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी तथा नागरिक प्रचारणी सभा के सदस्य थे। इन्होंने हिंदी भाषा साहित्य में अनेक कार्य इन्होंने किए हैं। कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इनके बारे में भूलना मत। ये भी आ सकता है कि नागरिक प्रचारणी सभा के क्या सदस्य थे? हाँ, ये सदस्य थे। ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला गया है? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड। हिंदी साहित्य का जो प्रथम कालखंड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आदिकाल। अब उसे बीज वपन काल किसने नाम दिया है भैया? अभी मैंने बताया था वीरगाथा काल ही बोलते हैं, पर एक नाम दे दिया गया आदिकाल का, बीज वपन काल। अब ये बता दीजिए, बीज वपन काल किसने कहा है भैया? उन्हें वही हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद नहीं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर, ठीक है, प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी। अब कैसे याद करोगे? बीज वपन काल। बीज, जो बीज कहाँ डालता है भाई? बीज किसके बीज होते हैं? कोई प्रसाद बनता है कि इससे प्रसाद ऐसे कर लेना, पर उसमें हजारी प्रसाद ही आ जाएगा। महावीर से याद करना है। मैं तो महावीर, जो महावीर होते हैं ना भाई साहब, उनके लिए बहुत बीज बोलने पड़ते हैं आदमी को। मतलब एक अच्छा बीज बोलना पड़ेगा तो ही महावीर पैदा होगा। चलो भाई, ऐसे याद कर लेना है, ट्रिक उल्टी सीधी, क्योंकि हमारा माइंड उल्टी सी चीज़ों को याद करता है। और 2021 वाले यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। ठीक है, अब इसके कुछ नामकरण दे रखे हैं। जो हमारा आदिकाल है उसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से उसके नाम दिए हैं। किसी विद्वान ने कुछ नाम दिया है तो किसी विद्वान ने कुछ नाम दिया है। तो मैं उन नामों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ। हाँ तो भाई, कहाँ थे हम? कि भाई जो आदिकाल के नाम थे उन पे थे। तो बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को किसने कहा भैया? ये कहा है महावीर जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है। अब इसके देख लेते हैं। अब जो आदिकाल है उसको प्रारंभिक काल किसने कहा है? प्रारंभिक काल मिस्र बंधु हैं। अब कैसे करेंगे? बस
प्रारंभ में क्या थी, सब चीज़ें मिश्र थी, एक दूसरे में जुड़ी हुई थी। क्या थी? जुड़ी हुई थी, तो क्या बोलेंगे? मिश्र बंधु। अगर क्वेश्चन आ जाए, याद रखना दिमाग में, एक बार रिविजन कर लेना कि प्रारंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? प्रारंभ में चीज़ें क्या थी? जुड़ी हुई थी, मिश्र थी, इसलिए मिश्र बंधु। ठीक है, ये ट्रिक ऑन द स्पॉट आपको यहाँ मिलेंगी, कहीं नहीं मिलने वाली ट्रिक। ठीक है भाइयों, तो इसी प्रकार से इस वीडियो को पूरा देखो आप और समझो, और आराम से बिल्कुल कान में लगा के सुनते रहो खाली बातों को। सुनने से ही मात्र याद हो जाएगा आपका सब कुछ, ये मेरा वादा है आपसे। सुनते रहो एंजॉय के साथ, जो आपके माइंड में वो ट्रिक आए तो वो ट्रिक आप लगा के याद कर सकते हो, क्योंकि याद आपको रखना है, पेपर में आपको सही आंसर करना है। ठीक है भाइयों, तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। पर यार और पढ़ लेते हैं थोड़ा। हाँ, इस काल को वीर गाथा काल कौन कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र भाई, तो यार वैसे ही याद कर सकते। रामचंद्र कौन थे? वीर थे यार, वीर थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल वीर थे, तो वीर गाथा काल कौन है? रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधु ने क्या किया? प्रारंभ में था, मिश्र थी चीज़ें, कभी प्रारंभ में थी चीज़ें। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का है। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इन्होंने, अब आदिकाल नाम किसने दिया है? पूछ ले भाई, आदिकाल किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि भाई आदि हजारों सालों से चला आ रहा है, हमारा आदि अंत है। कोई पता है कब आदि हुआ? तो हजारों, ऐसे कर लोगे यार, हजारों सालों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद हो गया। अब प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला है वो हम देख लेते हैं एक बार। 19 में आपसे बोला है रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? बताइए, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? बताइए, बताइए साहब। और ये प्रश्न आपका 1 2 3 4 बार आ चुका है। ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब इसे कैसे याद करोगे? रीति काल को श्रृंगार काल, रीति को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्व। आप विश्व में देखोगे, जितनी भी चीज़ों को देखोगे आप, पशु पक्षियाँ, मतलब एक अलग डिजाइन से बने हुए हैं, हर का श्रृंगार हो रहा है। क्या हो रहा है? श्रृंगार हो रहा है। इस विश्व में हर चीज़ का एक श्रृंगार है, मतलब एक सुसज्जित तरीके से बनी हुई है इस चीज़ दुनिया में हमारी चीज़ें। ठीक है, जो प्राकृतिक जगह जागो तो आप एक श्रृंगार से लगेगा, हाँ भाई इस क्षेत्र का श्रृंगार कर दिया किसने। तो विश्व में क्या हो रहा है? श्रृंगार। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या किया है? रीतिकाल को श्रृंगार काल का संज्ञा दे दी है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और इनकी जो प्रमुख रचना है किसकी? विश्वनाथ प्रसाद जी की, वो है हिंदी साहित्य का अतीत। अब ये तो चीज़ें हैं, कहीं पूछेगा भूमिका, कहीं पूछेगा साहित्य का इतिहास, और कहीं पूछेगा हिंदी साहित्य का अतीत। अगर हिंदी साहित्य का अतीत की पूछे तो क्या है? विश्वनाथ। अतीत का है विश्व का क्या है? अतीत है, बहुत पुराना अतीत है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अतीत से, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। ठीक है, हिंदी का सामयिक इतिहास यास का है। हिंदी का सामयिक इतिहास ये कौन लिखा है? ये भी विश्वनाथ प्रसाद जी ने लिखा है। और काव्यांग कौमुदी, सत्य हरिचंद इत्यादि, ये सब इन्होंने लिखी हैं रचना विश्वनाथ प्रसाद जी ने। और उनको आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो या सीधा सीधा याद कर सकते हो। काव्यांग कौमुदी ये भी इनकी है, सत्य हरिचंद ये भी इनकी है। कौन की? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की। और सामयिक इतिहास, हिंदी का सामयिक इतिहास ये भी किसकी है? ये भी इनकी है। सामयिक इतिहास हो या हिंदी साहित्य का अतीत, दोनों किसकी हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की हैं। अब चलते हैं प्रश्न, हम आखिरी प्रश्न की ओर, क्योंकि भाई मेरा बोलते बोलते अब गला दुख गया है। इतना मैं लगातार कभी नहीं बोला, 28 मिनट होगी बोलते बोलते मेरे को। और आपको पता है बोलने में एनर्जी हमारी वेस्ट होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 20 मिनट की बात है। 20 मिनट नहीं, 20वें प्रश्न में चलते हैं। 20वें प्रश्न में क्या हो रहा है आपसे? किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? किशोरी लाल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद, ये इन्होंने किस पुस्तक का अनुवाद किया था? ये पुस्तक बनी बनाई थी, ये कौन सी किताब का अनुवाद है? अब ये इंग्लिश की कोई किताब है, 4 ऑप्शन इंग्लिश के दे रखे हैं। तो भाई साहब इसका जो सही आंसर है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अभी मैंने बताई थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये कौन की है? डॉक्टर ग्रियर्सन की है। कौन की है? डॉक्टर ग्रियर्सन की है। यहाँ पे मैंने बताया था शायद आपको, बताया था मैंने आपको भाई, ये मैंने आपको ग्रियर्सन जी के बारे में बताया था आपको। ठीक है,
डॉक्टर ग्रेसन ये कौन सी है? हिंदी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदी। और इसका हिंदी अनुवाद कौन ने किया है? ये प्रश्न आ चुका है, देखो ये 1 2 3 4 5 परीक्षा में आ चुका है। यूपीएसआई में भी आ चुका है, यूपी टेट में आ चुका है, यूपी पीजीटी में आ चुका है, और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में आ चुका है, और राजस्थान की परीक्षा में भी आ चुका है। तो भाई किशोरी लाल गुप्ता जी ने करी थी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जिसे हम क्या बोलते हैं? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं ग्रियर्सन, जिनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, और जो किशोरी लाल गुप्ता है इनकी अन्य रचना कौन सी है? सूरसागर की टीका। सूरसागर की टीका, सूरसागर कौन की है? सूरदास जी की है, जिन्होंने दूसरी की रचना उठा उठा के लिखी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई। प्रश्न नंबर 20 तक 30 मिनट आपके हो चुके हैं, बाकी हम आगे अब 20 नंबर प्रश्न से आगे हम करेंगे। जो हमारा ये हिंदी साहित्य का इतिहास है ये चलेगा आपका 32 प्रश्न तक। 20 हमारे हो गए, 12 प्रश्न और बचे इसमें। फिर हम आदिकाल स्टार्ट करेंगे, फिर हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हम विस्तार से काल वाइज अपने पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद भाइयों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं विदा और जाते हैं अपने पीटी करने के लिए ग्राउंड पर। धन्यवाद।